हो गाइस, आ जाओ। आओ ठाकुर आओ। कितने आदमी थे? 100 थे सरकार। 100 तो होने चाहिए ना रे बाबा, 100 तो होने चाहिए रे बाबा। 100 से नीचे हमारा क्या होगा कार्य? आ जाएंगे गाइस, जस्ट वेटिंग फॉर 1 मिनट सो दैट वी कैन स्टार्ट। Just waiting for 1 minute so that we can start. Just waiting for 1 minute. Good evening, guys. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Evening. Good. चलिए आ जाओ ठाकुर, आ जाओ। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाएंगे एक बार सभी लोग। इंतहा हो गए इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। ये हमें है यकीन, बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। गुड इवनिंग गाइस। चलिए सब आ गए हैं। चलिए सरकार शुरू करते हैं बातों को, मुलाकातों को, जज्बातों को। हे गाइस, जतिन साइड फ्रॉम किशनदौर। स्वागत, नंदन, अभिनंदन टू एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फाइनली सरकार हम जो है हमारे टॉपिक को आगे लेके बढ़ने वाले। कल हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी थी। हमने पहले डिस्कस किया था कि सर धंधा क्या होता है, अरे बिजनेस क्या होता है रे बबुआ। सर बिजनेस मतलब क्या होता है, कुछ इनपुट है कुछ आउटपुट है। सर इनपुट क्या होता है, मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, मशीन्स, ये सब हमारा इनपुट होता है। सर्विस इंडस्ट्री में अलग चीज हो जाती है। सर व्हाट इज देन आउटपुट? आउटपुट क्या है? आउटपुट मतलब प्रोडक्ट, सर्विसेज। अरे भैया मैं अभी क्या कर रहा हूं, ये जैकेट क्या है, ये शर्ट क्या है, ये पेन क्या है, ये स्मार्ट बोर्ड क्या है, ये पीपीटी क्या है। सर ये सब जो है वो आउटपुट है ना बेटा। ठीक है, हाँ सर। तो भैया जी ये हम लोगों ने खरीदा है ना। हाँ अब देखो सुनो, आपके लिए इनपुट हो गया। हाँ सर। तो बिजनेस मतलब क्या होता है? सर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस होती है? आपके पिताजी ने आपको 100 रुपए दिए कि जा बेटा जा मेरे लिए खाना बना के आ, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन आपके पिताजी जैसे ही घर में आए, आप चले गए खाना बनाने के लिए कि मेरे पिताजी आए हैं, आज मैं खाना बनाऊंगी या बनाऊंगा। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है सर। अच्छा बिजनेस, हु इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? कमेंट करके बताएगा हर बच्चा, भारत का बच्चा कमेंट करेगा। ठीक है। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? हु हैज अ डॉग बार्क? बूम 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 बूम। चलिए, हु इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? जल्दी बोलेंगे सर। इकोनॉमिक्स के पिताजी का नाम क्या है? कौन है वो बंदे जिन्होंने इकोनॉमिक्स के जन्म दिया है? सर एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो मैंने क्या कहा था, मैं क्वेश्चन लूंगा भैया। देखो जब तक क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चंस होना बहुत जरूरी है, बिना क्वेश्चन के कुछ नहीं होता। सर हु इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? सर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। हाँ सर, एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। वहीं पे मेरा दूसरा सवाल है। ठीक है, वहीं पे मेरा दूसरा सवाल है, हु इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? देखो नमीरा बेटा और अर्चिता बेटा दोनों का आंसर गलत है। आप लोगों को आंसर देना था एडम स्मिथ, क्योंकि इकोनॉमिक्स के पप्पा हैं एडम स्मिथ, बिजनेस इकोनॉमिक्स के पप्पा हैं जॉयल्डीन। जेडी ऐसे नहीं, जेडी है ना। तो भैया जी हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। हु, अभी मेरा क्वेश्चन क्या है? अभी मेरा क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? तो सर बिजनेस इकोनॉमिक्स के पापा कौन है? जेडी बोले तो जॉयल्डीन। ठीक है सर। वो कौन सी पहली किताब लिखी गई थी इकोनॉमिक्स के ऊपर? कौन सी किताब थी यार वो पहली? वो थी कौन सी थी यार? वेल्थ क्या था यार? देश है ना, क्या थी? क्या किताब का नाम था जो पहली किताब लिखी गई थी? बताओ जल्दी बोलो सर। अरे यार जल्दी यार, बहुत स्लो चल रहा है यार, मैं नहीं खेल रहा यार। हाँ यार सर, द वेल्थ ऑफ नेशन। करेक्ट। हाँ सर, वेल्थ ऑफ नेशन लिखी गई थी पहली किताब, दैट इज नोन एज द फर्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन से ईयर में लिखी गई थी? अगला क्वेश्चन देख रहे हो, ये सब क्वेश्चंस बन रहे हैं। आप समझो, मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं, हाथों हाथ लगे हाथ। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं, हाथों हाथ लगे हाथ। सर हमें आपकी अगर बुक चाहिए तो हम ऑर्डर कर सकते हैं? कर सकते हो। क्या हमें यही बुक मिलेगी? हाँ सर, 3 बुक्स मिलती है आपको। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की मेन बुक, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की मेन बुक और एक माइक्रो की चार्ट बुक। तो 3 बुक्स आपको मिलती है। सर व्हाट अबाउट द क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अलग से बुक मिलती है। ठीक है, तो टेक्निकली आपके पास 5 बुक होगी, 3 हार्ड बुक 2 शॉर्ट बुक, ऐसा। चलिए ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस मतलब ये आप लिखते हुए चल सकते हो बस। ठीक है सर। अच्छा, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, बताओ
वर्ल बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज। सर बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम और किस नाम से जानते हैं? चलिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम किस और नाम से जानते हैं? सर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, बोलो, ललिता। ललिता सर, यस सर, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। कल मैंने आपको लिखवाई थी कि ऐसा बात है। हाँ सर, बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अच्छा, बिजनेस इकोनॉमिक्स कितने प्रकार का होता है? सर नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कौन कौन से होते हैं? सर नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहां तक की सारी बातें हम कल तक पढ़ चुके थे। अच्छा, माइक्रो में हम लोग क्या बातें करते हैं? सर माइक्रो मतलब घर का छोटा बच्चा, सर घर का छोटा नन्ना मुन्ना राई है, देश का सिपाही है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। सर कैसी बातें करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है कंज्यूमर पैटर्न की, कंज्यूमर बिहेवियर की। सर ये सेक्शन ऑफ पीपल कैसे जी रहा है, हमारा प्रोडक्ट कैसा है, हमारी प्राइसिंग कैसी है, हमारी इंडस्ट्री कैसी है, हमारी लोकेशन कैसी है। ये घर का छोटा बच्चा है भाई, ये ना घर की छोटी, इसे दे दो छोटे छोटे काम, चल तू कर ले। लेकिन वहीं पे घर का बड़ा बच्चा कैसा होता है? सर घर का बड़ा बच्चा मतलब जो बड़ी बड़ी बातें करेगा, ठीक है। घर का बड़ा बच्चा मतलब जो बड़ी बड़ी बातें करेगा। सर कैसी होती है बड़ी बड़ी बातें? बड़ी बड़ी बातें मतलब नेशनल इकोनॉमिक क्या चल रहा है, सर देश में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, सर देश में एम्प्लॉयमेंट क्या चल रहा है, सर देश में एम्प्लॉयमेंट क्या चल रहा है, सर हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा चल रहा है, सर हमारा इकोनॉमिक एज होल की बात कर रहे हैं ना, सर हम बात कर रहे हैं कि हमारा इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है, हमारे देश की पूरी सिचुएशन कैसी है। मतलब अब हम बात कर रहे हैं पूरे इकोनॉमिक्स की, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पूरे इकोनॉमिक्स की, यानी हमने बात किया कि सर इकोनॉमिक्स कितने प्रकार का होता है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। दिमाग में है क्या? हाँ सर। तो माइक्रो मतलब घर का छोटा बच्चा, ये छोटी छोटी बातें करेगा, इसको ज़्यादा लोड नहीं है ना, ये बातें करता है कंज्यूमर बिहेवियर की, प्रोडक्ट की, प्राइसिंग की, सारी छोटी छोटी बातें कर लेगा। घर का बड़ा बच्चा बोले तो क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम, नेशनल देश की बड़ी बड़ी बातें, है ना, मोदी जी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। हाँ सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं। सर नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, सर व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? सर बिजनेस इकोनॉमिक्स कितने प्रकार का होता है? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। ओहो एक सेकेंड, हाँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। सर अब यहां पे मजे की बात है, थोड़ी उल्टी कहानी, ध्यान से पढ़ना। साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, बॉडी ऑफ नॉलेज। एक सेकेंड रुक जाओ बेटा, ठीक है ठीक है, एक सेकेंड, चलिए। हाँ, साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच एस्टैब्लिश कोर्स ऑफ अफेक्ट एंड रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप। मतलब सर बॉडी ऑफ नॉलेज, नॉलेज ज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञान ही साइंस है। सर फिर उसका एप्लीकेशन क्या होगा? एप्लीकेशन आर्ट है, एप्लीकेशन आर्ट है, ज्ञान लेना साइंस है। सर बॉडी ऑफ नॉलेज कैसे करना है, क्या करना है, कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब साइंस है, ठीक है। धीरे धीरे बात करेंगे, ये सब साइंस है। अच्छा, इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों सर? बिकॉज बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड लार्जली ऑन microeconomics. A business manager is usually concerned about achievement of the predetermined objective of his organization as to ensure the long term survival and profitability. अरे भैया, मैंने मेरे धंधे में जो सोचा था वो हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर मैंने सोचा था कि मैं मेरे धंधे को 30% ग्रो कर दूंगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैंने सोचा था मैं मेरे धंधे को 100% ग्रो कर दूंगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब सर सब भाड़ में जाए, आपका प्रोडक्ट सही है कि नहीं है, आपकी प्राइसिंग सही है कि नहीं? अरे भैया, आपने जो धंधे के लिए सोचा, सुनो 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 सुनो, अबाउट अचीवमेंट ऑफ द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, जो मैंने सोचा था वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बात कर रहे हैं अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। लेकिन इट इनकॉर्पोरेट्स द एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल। सर क्यों? अब बिजनेस यूनिट डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम, ये समझना बहुत जरूरी है। कोई भी धंधा वैक्यूम में डील, सर वैक्यूम क्या होता है? मेरे घर में वैक्यूम क्लीनर है सर, मैं वैक्यूम नहीं हूं। वे गधे, वैक्यूम मतलब अकेले, तन्हाई, है ना वो वाली बात। सर वैक्यूम मतलब क्या कोई भी बिजनेस अकेले डील कर सकता है? नहीं। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मान लो, ठीक है, ध्यान से सुनना है, मान लो रशिया ने यूक्रेन के साथ वॉर कर दी थी,
इजराइल और ईरान का पंगा चल रहा है। अभी एक्सपेक्टेड है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी झगड़ा लेंगे। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया चलो एक अपन 2 मिनट साइड में रखते हैं, अपन बात करते हैं भी रशिया और यूक्रेन वॉर की। सर यार रशिया और यूक्रेन वॉर हुआ तो इंडिया को फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? बहुत फर्क पड़ा। पता है क्यों? क्योंकि हमारे देश में पेट्रोल कहां से आता है? हमारे देश में पेट्रोल रशिया से भी आता था। सर ये ईरान और इराक के झगड़े से हमें क्या लेना देना? इजराइल और ईरान के झगड़े से हमें क्या लेना? वो हमास लड़। बेटा सुनो सुनो सुनो, क्या हमारा जो ईरान से ही पेट्रोल ईरान मतलब सुनो सुनो ध्यान से सुना, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं। क्या कुछ पेट्रोल रशिया डेवलप करता होगा? हाँ। कुछ पेट्रोल ईरान डेवलप करता होगा, इससे सब लोग करते होंगे? हाँ सर। मान लो सबके पास 100 लीटर पेट्रोल है, ध्यान से सुनना। ईरान मतलब टोटल हर महीने सारी कंट्रीज मिलाकर 100 लीटर पेट्रोल बेचती है, ठीक है। ईरान अकेला 10 लीटर बेचता है, करेक्ट। अब इजराइल और ईरान का झगड़ा हो गया, इस चक्कर में ईरान बाहर माल नहीं बेच पाएगा, माल भेज ही नहीं पाएगा, सब कुछ खत्म हो गया उसका। सुनो, पहले 100 लीटर पेट्रोल मार्केट में आता था, सप्लाई होता था, अब 90 लीटर होगा। क्या कम हो गया क्या? हाँ। इससे क्या हो गया? डिमांड कम हो गई, सप्लाई कम हो गई, डिमांड तो उतनी है, प्राइस बढ़ जाएगी। सर पेट्रोल नहीं चलाएंगे गाड़ी? ओ गधे, तेरे घर के बाहर दूध आता है? हाँ सर। वो कौन गाड़ी चला के आता है? वो बंदा। सर घर के बाहर सब्जी वाला आता है? हाँ सर, लेकिन सब्जी वाला तो ठेले पे। अबे ओ छोटू, सब्जी वाला ठेले पे आता है, सब्जी वाला सब्जी खरीदता है सब्जी मंडी से, सब्जी मंडी में जो सामान आता है वो ट्रक से आता है। ये मैं अभी दिल्ली में हूं, ठीक है, तो मैं इंदौर से दिल्ली आया, मैं चल के थोड़ा ना आया, मैं उड़ के आया ना, आई मीन फ्लाई करके आया ना, तो फ्लाइट में क्या लगता है? पेट्रोल। आप समझ रहे हो? तो सर कोई भी धंधा जो होता है ना वो अकेले डील नहीं कर सकता। आज मोदी सरकार देश में क्या डिसीजन लेगी उससे सबको फर्क पड़ता है। एक छोटी सी कंपनी है जिसका नाम है सुजलॉन। यहाँ पे इंटरनेट है? हाँ यहाँ इंटरनेट है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको एक मस्त चीज दिखाता हूँ, पता नहीं कितनी सारी आइडिया है, ठीक है। चलो मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ, सुजलॉन एनर्जी। सिर्फ ध्यान से देखना, ठीक है, शेयर प्राइस, ठीक है। मैं आपको एक चीज सिर्फ समझा रहा हूं, कृपया करके 2 मिनट मेरी बात को सुनना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत क्या है। तुम्हें धंधे के लिए इन सब चीजों को समझने की जरूरत क्या है। मैं आपको ये समझा दूंगा कि धंधा अगर कर रहे हो ना तो आपको सबको देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बात बता रहा हूं अगेन, सर ये सारी बातें एग्जाम के लिए रिलेटिव है, थी, रहेंगी, लेकिन ये सब बातें रियल लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको थोड़ा समय लेके समझाता हूँ किसी चीज को। जैसे मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स को समय लेके नहीं समझाया, साइंस को समय लेके नहीं समझाया, मैक्रो को समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये रिक्वायर्ड है ना बेटा। चलिए सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सुजलॉन का शेयर ले रहा हूँ सर, पिछले एक दिन में, ठीक है सर, पिछले एक महीने में सुजलॉन का शेयर 11% गिरा है, क्योंकि मार्केट गिरा है, क्योंकि इराक और ईरान में झगड़ा चल रहा था, उसके चक्कर में वैल्यू गिरी है। पिछले 6 महीने में आप देखोगे 85% ग्रो हुआ है। 2 मिनट रुकना सर, पिछले 1 साल में ये 166% ग्रो हुआ है। क्यों? पता है क्यों ग्रो हुआ? क्योंकि ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। सर सुजलॉन एनर्जी क्या करता है, मैं आपको दिखाता हूं। सर सुजलॉन एनर्जीज क्या करता है? सुजलॉन एनर्जी के ऐसे विंड एनर्जी बनाता है। तो सुजलॉन एनर्जी क्या बनाता है? विंड एनर्जी बनाता है। अब हमारी सरकार की कहीं ना कहीं जो फोकस है वो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है। हाँ सर है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर अगर सरकार का फोकस है, मतलब सरकार अभी सोलर और इन सब के ऊपर ध्यान दे रही है। क्या हो सकता है कि सरकार विंड के ऊपर भी ध्यान दे दे? हाँ सर। सरकार के सोचने पे कंपनी का शेयर इफेक्ट कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि सरकार के सोचने पे कंपनी की सेल्स बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। अब एक और चीज देखो, यहाँ पे 2 मिनट रुको, सिर्फ 2 मिनट रुको। अब मैं यहाँ पे आया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आया मैक्सिमम के ऊपर। अब मजे की बात देख रहे हो सर, 2008 में इसका शेयर बहुत ऊपर था सर। 2008 में ये शेयर जहां तक अपन पहुंच पा रहे हैं 400 के आसपास का शेयर था, 390 के आसपास का शेयर था 2008 में, मतलब उसका रेट पहुंच गया था। अब आप सिर्फ एक चीज समझने की कोशिश करो, पता है क्यों? क्योंकि उस समय थी कांग्रेस की सरकार, और कांग्रेस की सरकार का बहुत ज्यादा फोकस था, उनका ध्यान था रिन्यूएबल एनर्जी में, सर इसकी तरफ, ठीक है, विंड एनर्जी की तरफ। मतलब सरकार क्या सोच रही है उससे शेयर फर्क पड़ रहा है। अब देखो, क्या कोई भी धंधा वैक्यूम अकेले काम कर सकता है? नहीं कर सकता है, ठीक है। इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी इन विच इट ऑपरेट, एज सच एज जनरल प्राइस लेवल क्या चल रहा है, इनकम। एक सेकेंड, ठीक है, अबे ये क्या हो गया? ओहो, एक सेकेंड,
एक सेकंड गाइस, मैं भी एक्चुअली क्या है, आप लोगों को पता ही है कि अभी थोड़ा ज़िंदगी में दर्द ही दर्द है, दर्द की दवा नहीं है। ठीक है, एक सेकंड, वो कहाँ गया यार, हाइलाइटर कहाँ गया? हाँ ये रहा। ठीक है सर, क्या क्या मैटर करता है? सर जनरल प्राइस लेवल क्या है? भाई तुम लोग समझ गए ना मैं क्या हाईलाइट कर रहा हूं, है ना? हाँ। अबे इसको क्या हो गया है? है ये काला जादू। सर भाड़ में जाए, सुनो, जनरल प्राइस लेवल मैटर करता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल मैटर करता है, सर गवर्नमेंट की पॉलिसीज मैटर करती है, टैक्सेशन मैटर करता है, इंटरेस्ट रेट मैटर करता है, एक्सचेंज रेट मैटर करता है, इंडस्ट्रीज मैटर करती है, प्राइसेस मैटर करता है, डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है, वेजेस एंड रेगुलेशन मैटर करता है, मोनोपोलीज मैटर करता है। मतलब साला एक धंधे को चलाने के लिए सब मैटर करता है। हमें लगता है सर मस्त है बिजनेस करना, तो अरे सर अभी मैं एक से सुन के आया, कोई मुझे बोल रहा था, बोले सर बस आपके जितना अमीर होना है। मैंने कहा क्या, कितना अमीर हूं मैं? बोले सर कुछ नहीं, आप अपना बिजनेस करते हो ना, बढ़िया बात है। मैंने कहा पगले ज्यादा टेंशन है, तुम जॉब करते हो खुश रहो, तुम्हें कोई लेना देना नहीं सरकार क्या कर रही है। तुम्हें अगर जॉब से निकाला भी जाएगा तो 2 महीने का नोटिस पीरियड मिलेगा, हमें तो वो भी नहीं मिलता धंधे में, फट से हेडशॉट हो जाता है। ठीक है, तो सरकार बिजनेस में ना मैक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, शेयर मार्केट में कितने लोगों को इंटरेस्ट है? कमेंट करके बताओ सर, कितने लोगों का इंटरेस्ट है शेयर मार्केट के अंदर? बताओ बताओ बताओ। मतलब कितने लोगों को लगता है कि अपनी कुएं की जो प्यास है सिर्फ शेयर मार्केट उतार सकता है, पूरे देश की प्यास को बुझाने वाला कुआं है शेयर मार्केट? कितने लोगों को ऐसा लगता है? मतलब शेयर मार्केट इज वेरी गुड, आई लव इट। मैं पहले बता दूं कि मैं बहुत ही प्रो शेयर मार्केट आदमी हूं, एंटी तो मैं जिंदगी में इस जन्म में तो नहीं हो पाऊंगा, अगले जन्म में कभी सोचेंगे। बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होगा, आप सुनो ध्यान से। शेयर मार्केट का पूरा गेम ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में चलता है। ठीक है सर, बिजनेस इकोनॉमिक इज एन आर्ट, क्योंकि यहां पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और रूल्स एंड प्रिंसिपल्स भी होते हैं। मतलब जब बात थी बॉडी ऑफ नॉलेज की, इट इज साइंस। जब बात थी बॉडी ऑफ नॉलेज की, इट वाज साइंस। जब बात है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की, इट इज एन आर्ट्स। ठीक है, हाँ सर। सर यूज द थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। Business economics largely use the theory of market and private enterprises. It uses the theory of firms and resources allocation in the backdrop of a private enterprise economy. Sir, लोग कैसे resources को use कर रहे हैं, लोग properly क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, सब मैटर करता है। एक धंधा कैसे सोच रहा है, सर बूंद से ही सागर भरता है। समझ में आया? तो ध्यान से बोलेंगे, साइंस मतलब बॉडी ऑफ नॉलेज, आर्ट्स मतलब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, माइक्रो मतलब सर धंधे के अंदर मैटर करता है ना सर, मैक्रो मतलब सर भैया हम वैक्यूम में काम नहीं करते, हमें सबकी जरूरत है। ठीक है सर। सर मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस मतलब हम यहां पर प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी काउंट करके चलते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हाँ भैया चल क्या रहा है जिंदगी में। सर इट इज ऑफ, ध्यान से सुनना, इट इज ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैग्मेटिक अप्रोच। ठीक है, इट इज ऑफ प्रैग्मेटिक अप्रोच। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थ्योरेटिकल। सुनो सुनो, प्योरली थ्योरेटिकल एनालिसिस। ओ भैया मैं जो भी बातें कर रहा सब थ्योरी है रे बाबा, किसी काम ऐसा नहीं है, किसी काम की नहीं। नहीं 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 सर, इकोनॉमिक्स जो है हम जो पढ़ रहे हैं, इट इज द एंटायर थ्योरेटिकल कंसेप्ट, फिनोमेना अंडर द अनरियलिस्टिक अजम्पशन। कुछ भी अजम्पशंस है यहाँ पे, वो हम चीज़ों को यूटिल्स कभी पढ़ा है जिंदगी में, है ना, कि हम चीज़ों को नंबर दे सकते हैं। मतलब अगर तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मुझे तुमसे मिलकर 5 रुपये का अच्छा लगा कि 100 रुपये का अच्छा लगा, है ना। तो ये क्या कंसेप्ट है सर? सबसे पहले इट इज अ प्रैग्मेटिक अप्रोच। प्रैग्मेटिक अप्रोच मतलब सर बातें तो थ्योरी है, सब अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, नशेड़ी वाली बात है। सर बातें तो सब थ्योरी है, अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, बट इन कॉन्ट्रास्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैग्मेटिक in its approach as it take practical problems in which the firm face the real world. सर आप मुझे एक बात बताओ, जब मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स समझाया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट अ वैक्यूम, आपने देखा मैं सुजलॉन का शेयर खोल दिया था मैंने यहाँ पे। क्या मैं आपको शेयर मार्केट सिखा रहा हूँ? नहीं। क्या मैं आपको शेयर खरीदने का बोल रहा हूँ? नहीं। मैंने आपको कुछ बोला? नहीं। मैंने आपको पता सुजलॉन क्यों दिखाया? मैंने आपको सुजलॉन इसलिए दिखाया ताकि आपको ये समझ में आए कि जो मैं बोल रहा हूं वो हो रहा है।
जब मैं बोल रहा हूं कि भैया मैटर फर्क पड़ता है, जब मैं बोल रहा हूं कि देखो भैया फर्क पड़ सकता है, देखो भैया मार्केट से फर्क पड़ता है, गवर्नमेंट से फर्क पड़ता है, गवर्नमेंट की सोच से फर्क पड़ता है, तब आपको समझ में आना चाहिए कि मेरे फर्क पड़ने का मतलब क्या। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। इंटर डिसिप्लिनरी इन नेचर, सर बढ़िया डिसिप्लिन है इसके अंदर। सर एक चीज मैटर नहीं करती, यहां पर आप समझो, यहां पे मैथमेटिक्स मैटर करता है, ऑपरेशंस मैटर करते हैं, रिसर्च मैटर करती है, मैनेजमेंट मैटर करता है, अकाउंटिंग मैटर करती है, मार्केटिंग मैटर करती है, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, अरे हर चीज की जरूरत है। सर इकोनॉमिक्स मतलब क्या है? अगर मुझे बिजनेस का एनालिसिस करना है, इफ आई हैव टू डू द एनालिसिस ऑफ द बिजनेस, इफ आई हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, सर बिना मार्केटिंग, बिना फाइनेंस, बिना मैथ्स, बिना अकाउंटिंग, बिना इकोनॉमिक्स कैसे समझूंगा मैं इकोनॉमिक्स को? बताओ भाई, मैं एनालिसिस कैसे करूंगा? आज अगर मैं आपको एक, सुनना ध्यान से, अगर मैं आपको एक कंपनी के अकाउंट्स देता हूं कि ये लो बेटा कंपनी के अकाउंट्स, बताओ कंपनी में क्या अच्छा है, कहीं बुराई है? आपने बोला सर ये कंपनी ना बहुत खर्चा कर रही है अपने एम्प्लॉइज के ऊपर, बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है, खर्चा कम करो। सुनो, मैंने आपको क्या दिए? अकाउंट्स, तब जाके आप समझ पाए कि इकोनॉमिक्स की जरूरत है। अरे ये वही सब्जेक्ट है जिसे 19th सेंचुरी तक इज्जत नहीं मिली, ये वही सब्जेक्ट है जो अपनी इज्जत के लिए लड़ा है, लेकिन जो लड़ सका है वो ही तो महान है। समझ रहे बात को? जीत की किसी पे कोई, समझ रहे हो? गाना मैं भूल गया बट सर यहां पर ना सारी चीजें मैटर करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पढ़ लिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो पढ़ लिया, नहीं 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 नहीं, सिर्फ एक चीज में कुछ नहीं होगा यहां पे, ठीक है? सिर्फ एक चीज में कुछ नहीं होगा यहां पे, सब मैटर करता है। नॉर्मेटिव इन नेचर, इकोनॉमिक थ्योरी हैज डेवलप्ड टू लाइंस, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। देखो दो चीज होती है, एक व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी, तो हम डिस्कस करेंगे इसको भी, मैं अभी 2 मिनट बाद डिस्कस करते हैं। दो चीज होती है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव। हाँ, अब पॉजिटिव और प्योर साइंस एनालाइज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक मैनर, बट इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी वैल्यू जजमेंट। बिजनेस इकोनॉमिक्स जनरली नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। क्या बोला? प्रिस्क्रिप्टिव, 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 प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। इट सजेस्ट द एप्लीकेशन। सुनो 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 सुनो, ज़ारा बेटा तुम पागल हो, ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट, सीधा स्टेटमेंट है। व्हाट इज पॉजिटिव। यार ज़ारा यार तुम्हें थोड़ा और पागल होना चाहिए यार। व्हाट शुड बी, समझ रहे हो क्या? व्हाट इज पॉजिटिव, क्या है जो है वो पॉजिटिव है। व्हाट शुड बी इज नॉर्मेटिव। ज़ारा पागल है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट। ज़ारा और पागल हो सकती थी, ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। यार ज़ारा तुम्हें और पागल होना चाहिए था यार, ज़ारा तुम्हें शादी कर, मैं कुछ भी कह रहा हूं, ये सब व्हाट शुड बी है ना। तो इकोनॉमिक्स किसकी बात कर रहा है? क्या है? नहीं नहीं नहीं, इकोनॉमिक्स बोल रहा है नहीं 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 नहीं, क्या है वो तो ठीक है। मैं बात कर रहा हूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए जिंदगी में। जाओ कूद जाओ, अपने घर पे ऐसे कूदो। मैं कहीं से कूदने का नहीं बोल रहा, ऐसे जंपिंग जपा के जंपक जंपक बोल रहा हूं। सर इट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस, इट इज एन आर्ट, इट इज एन प्रैग्मेटिक इन नेचर, इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट यूज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इट इज इंटरडिसिप्लिनरी। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स प्राइवेट एंड मार्केट एनालिसिस, एंटरप्राइजेस, सब चीज आ गई इसके अंदर। मतलब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जो आप पढ़ रहे हो वो बकर नहीं है, हम इस चीज को समझ रहे हैं बस। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब साला धंधा करने के लिए ना, मैं बता रहा हूं 2 किताबें जिंदगी में पढ़ना जरूरी है, इकोनॉमिक्स की और एसएम की। जिसको बिजनेस करना है उसको ये 2 चीजें पता होनी चाहिए। चलिए, व्हाट इज द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? क्या हो गया बेटा? What is the scope of business economics? The scope of business economics is quite wide. There are 2 categories. One is microeconomics applied to operational or internal issues. Second is macroeconomics applied to environmental or external issues. सर देखो, समझो सर, मेरा बिजनेस है, ध्यान से सुनना, मेरा बिजनेस है, अकाउंटिंग, ये सब चीजें मेरा इंटरनल है। मेरा बिजनेस आइडिया, मेरे एम्प्लॉयज, ये सब ना मेरे लिए इंटरनल है। क्यों? क्योंकि मैं ही तो समझ पा रहा हूं ना धंधे को।
सर मेरा धंधा, मेरा प्रोडक्ट, ये सब इंटरनल है भैया। मतलब इकोनॉमिक्स डज नॉट ओनली वर्क फॉर एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स, नहीं 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 नहीं, इट डज नॉट ओनली वर्क फॉर इंटरनल प्रोडक्ट्स, नहीं नहीं, इट वर्क फॉर बोथ। हमारे लिए इंटरनल भी इंपॉर्टेंट है और एक्सटर्नल भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक चीज से काम नहीं चलेगा बेटा। सर इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे, समझाओ। सुनो मेरी बात ध्यान से, मुझे मेरा प्रोडक्ट अच्छा करना है, दिस इज एन इंटरनल। मुझे मेरी प्राइसिंग पे काम करना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। अभी अड्डा में हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया। आपको पता है हमारा सब्सक्रिप्शन कुछ 6-7 हज़ार रुपये से चालू हो रहा है, 5,000 रुपये से कुछ चालू हो रहा है हमारे प्रोडक्ट, सिर्फ 5,000 रुपये से। देखो ये हमने इंटरनल काम किया, दिस इज कॉल्ड इंटरनल। मतलब मैं मेरे ऑपरेशंस में और इंटरनल इश्यूज में काम कर रहा हूँ कि यार प्राइसिंग और बच्चों के लिए अफोर्डेबल करते और कुछ अच्छा करते हैं। मैंने 3 बुक्स बनाई इकोनॉमिक्स के अंदर, ये इंटरनल है। मैंने मतलब टेक्निकली 5 हो गई, 2 PDF है। मैंने FMSM के लिए 7 बुक बनाई, दिस इज इंटरनल। लेकिन सुनो ध्यान से, मैंने बुक बनाई, मैं बुक लॉन्च करने वाला था और उसी साल, उसी महीने, उसी दिन मोदी जी ने GST लॉन्च कर दिया। उसी साल उसी महीने वॉर हो गई। मेरे हाथ में है क्या? नहीं। अरे मोदी जी क्या करेंगे, उनकी पत्नी जी के हाथ में नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो, है ना? माता जी उनकी स्वर्ग में है, तो इसलिए अपन ने पत्नी जी का नाम लिया। मुझे मालूम है उनकी पत्नी जी नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही कहा, है ना? ऐसे माता जी मतलब देश के प्रधानमंत्री हैं, वी नीड टू रिस्पेक्ट हिम, तो इसलिए मैं माता जी नहीं बोलना चाह रहा था, इसलिए मैंने पत्नी जी कहा। मुझे मालूम है कोई कमेंट करेगा सर उनकी शादी हुई है, ऐसा नहीं कि उनकी शादी नहीं हुई है, प्लीज रिसर्च इट, है ना? तो मोदी जी क्या करेंगे सर नहीं पता। सर देश में वॉर हो गई तो, अरे अभी वो 2 छोटू लड़ रहे हैं, अभी 2 नए छोटू लड़ने वाले हैं, कितना जंग है जिंदगी में, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। सुनो ये देखो, मेरे को मालूम था दिव्या आप मैसेज करोगे उनकी शादी नहीं हुई है। अरे यार उनको सीक्रेट भी मिली हुई है, पता है तुम लोगों को? क्या बताऊं मैं तुम लोगों को यार, मोदी जी वाइफ, हाँ ये है मोदी जी की वाइफ, और ये कोई छोटा मोटा आर्टिकल नहीं है, ये आज तक, ठीक है, ये इकोनॉमिक टाइम्स, ये द हिंदूज, ठीक है, ये देखो ये बिजनेस स्टैंडर्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये देखो उनका नाम है जशोदा बेन। कैसी बात कर रहे हैं यार तुम, अच्छी ची ची ची। देखो भाई मेरी क्लास में डेटा पे बात होती है, मैं जो कहता हूं वो एकदम वो करता हूं बेटा, ऐसा है ना? चलो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में डहार दो, समझ रहे हो? हाँ सर, तो भैया माइक्रो एंड मैक्रो में फर्क क्या है? सुनो 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 ध्यान से सुनो, अभी थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर सकता है? मन में सवाल तो आया होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर सकता है। देखो भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है ना, आप समझने की कोशिश करो, बहुत सिंपल तरह से समझाता हूं मैं आपको, ठीक है, बहुत सिंपल तरह से समझाता हूं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बिजनेस के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स आप ये मान लो कि जैसे तुम्हारी बॉडी में खून है, तुम डाल नहीं रहे निकाल नहीं रहे, लेकिन वो है ना, इसलिए तुम हो। मैं तुमको सिंपल सी बात बताता हूं, क्या बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान जाना चाहती है? देखो मैं आपको ना मैक्रो, देखो सुनो 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 सुनो, अभी हम लोग ना बहुत समझ के पढ़ेंगे यार। 1 सेकेंड गाइस, सिर्फ 1 मिनट रुक जाओ, सिर्फ 1 मिनट रुक जाओ। जी सर, मैं क्लास में हूँ 159। हाँ 10-15 मिनट और है। हाँ आपकी हो गई सारा? यस, तो अभी अंशुल सर की तीसरी शादी थी, तो इसलिए हम लोग दिल्ली आए हुए हैं। बट एनीवेज गाइस, तीसरी शादी मतलब आदमी का अलग अलग शौक होता है। एनीवेज गाइस, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सुनो सुनो सुनो, मेरी बॉडी में खून है, हाँ, ना मैं डाल रहा हूँ ना मैं निकाल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वो खून है ना। वैसे ही देश में पॉलिटिक्स है, आप वोट दो ना दो, आप मानो ना मानो, मतलब एक आदमी सबसे भाग सकता है, पॉलिटिक्स से नहीं भाग सकता। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनियां जाके काम नहीं करना चाहती। बांग्लादेश में, मैं आपको एक बात बहुत मजेदार बताता हूँ। बांग्लादेश में क्या हुआ था, अभी बांग्लादेश में भी कांड हुआ, आप लोगों को पता होगा, कुछ समय हो गया, खैर बट स्टिल बता रहा हूँ। बांग्लादेश में हुआ, आपको पता है H&M और ज़ारा, ये सारी की सारी कंपनियां बांग्लादेश से प्रोडक्शन करवाती थी। ध्यान से सुनना, ये सारी की सारी कंपनियां बांग्लादेश से प्रोडक्शन करवाती थी। बहुत बढ़िया प्रोडक्शन चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन वहां की अनस्टेबिलिटी आ गई।
वहाँ की गवर्नमेंट की 12 बज गई, वहाँ गवर्नमेंट हिल गई। गवर्नमेंट हिलने के चक्कर में ज़ारा और H&M अब वहाँ से एग्जिट लेने का सोच रहे। चाइना से सारी कंपनियां बाहर क्यों आना चाहती है? सब पॉलिटिक्स से भाई। तुमको क्या लगता है ये जो वॉर्स हो रही है ये किसी के खुशी के लिए हो रही है? आतंकवाद क्या है? इट इज पॉलिटिक्स, इट इज द बिगेस्ट पॉलिटिक्स। सर आप सोच के देखो, एक गरीब आदमी है, उसको क्या मजा मिल रहा है कि अच्छा उसके पास तो इतनी औकात ही नहीं कि बड़ी गन लेके आए, वो गन लेके आ रहा है, गोलियां भी लेके आ रहा है, उसने तो खरीदी नहीं, उसको सब करने का पैसा मिल रहा है। मतलब देयर इज अ कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग एंड ये सब धंधा है। धंधा मतलब पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मतलब धंधा, समझ लो इस बात को। सर हमने तो पढ़ा था पॉलिटिक्स मतलब अच्छी नहीं, कुछ अच्छा नहीं है। देखो अच्छा है, आप देश के लिए कुछ कर सकते हो, सब कुछ एक्सेप्टेड है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इसे भी हमें समझना पड़ेगा दैट एवरीथिंग वर्क्स ऑन बिजनेस। समझ में आ रहा है? तो जब हम बात करते हैं ना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या जरूरत है, क्यों नहीं है, भाई आप एक बिजनेस पॉलिटिक्स से नहीं भाग सकता। आज एजुकेशन के ऊपर कितना जीएसटी लगेगा ये मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूं, ये मोदी जी ने डिसाइड किया है। अगर किसी सब्जेक्ट, जैसे आप मान लो अगर आप हार्ड बुक्स ऑर्डर करते हो ना, सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूं, अगर आप हार्ड बुक्स ऑर्डर करते हो ना तो आपके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है, आपको प्रोडक्ट सस्ते में मिलता है। वहीं पे ही अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर वो हो जाए ना तो जीएसटी लग रहा है, सब कुछ डिसाइडेड है। कौन डिसाइड कर रहा है? सर आप डिसाइड कर रहे हो? नहीं। मैं डिसाइड कर रहा हूं? नहीं। सब मोदी जी डिसाइड कर रहे हैं। इसके ऊपर प्रोडक्ट डिपेंडेंट है। होटल्स के ऊपर जो 5 स्टार होटल है उनके 28% जीएसटी लगता है। गाइस मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूं, धंधे में आपको हर चीज मैटर करती है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। समझ में आई क्या बात? बोलो भाई, थोड़ा थोड़ा दिमाग खुलना चालू हुआ क्या? भाई आखिरी तक तो दिमाग एकदम खुल जाएगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग खुलना चालू हुआ क्या? यस गाइस, थोड़ा थोड़ा दिमाग खुल रहा है क्या? सर समय लगेगा, बहुत मजा आएगा और समय देना पड़ेगा। सर ये दिमाग खोलना पड़ेगा। आज तक अगर आप एक्स जगह तक, मतलब आज तक अगर आपका दिमाग ABCD तक था तो आई एम सॉरी, अगर आज तक आपका दिमाग ABCD तक था तो हमें इसे Z तक लेके जाना है। उसके लिए आपको छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। सर ये लिकर पर टैक्स क्यों लगता है? भैया सरकार का सबसे बड़ा मोटिवेशन है दारू और सिगरेट और गुटखा बेचने का, दैट इज टैक्सेशन। एक रिसर्च कहती है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट एक रिसर्च कहती है जितना टैक्स एजुकेशन से नहीं आता उससे ज्यादा टैक्स दारू से आता है। नहीं तो दारू सिगरेट गुटखा मिलाकर तो 2-3 गुना हो जाता होगा। समझने की कोशिश करो, 41,000 करोड़ का मार्केट है सिगरेट का। और मैं एक बात बताऊं, ये सब तो वो दारू है जो लीगल है, जिसके बारे में आपको पता है, जिसके बारे में मुझे पता है। कच्ची दारू भी बिकती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हम क्लास में कभी कभी डिस्कस करेंगे। आज अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो पार्ट नहीं है इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे अपन सब डिस्कस करेंगे। यानी गाइस चलिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज। अरे मुझ में बदलाव चाहिए रे बाबा, मुझ में मैं बदल जाऊंगा तो जग बदल जाएगा। बदलाव मुझसे है, वो कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, बदलाव मुझसे है। Operational issues include all those issues that arise within the organization and falls within the pure view and control of the management। जो मैं कंट्रोल कर सकता हूं, मेरा एम्प्लॉय मैं कंट्रोल कर सकता हूं, मेरी प्राइसिंग मैं कंट्रोल कर सकता हूं, मेरा मार्केट मैं कंट्रोल कर सकता हूं। सुनो भाई, ठीक है भैया मैं कर सकता हूं, हाँ ध्यान से सुनो, एक सेकेंड। दिव्या कह रही है सर लिकर पर कम टैक्स क्यों लगता हो? बाबा हो दादा, बहुत टैक्स लगता है बेटा, बहुत टैक्स लगता है। किसने बोला कम टैक्स लगता है? नहीं टैक्स बहुत है बेटा। इनफैक्ट इनमें से एक चीज है जो जीएसटी के ही बाहर है, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स 100% टैक्स लगता है। सिगरेट जो बिकती है उस पर 100-200% टैक्स लगता है, बीड़ी के ऊपर कम लगता है, सिगरेट के ऊपर ज्यादा लगता है। ऐसा यार वो हिंदी इंग्लिश का पंगा होता है। एनीवेज सर जो मैं कंट्रोल कर सकता हूं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। सर कैसे? भाई मैं मेरी प्राइसिंग को कंट्रोल कर सकता ना, मैं मेरे प्रोडक्ट को कंट्रोल कर सकता ना, मैं मेरे कस्टमर को ओ भैया मैं मेरे कस्टमर को कंट्रोल कर सकता हूं। पता है कैसे? सुनो, एप्पल ने डिसाइड किया था वो लग्जरी प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। ब्लैकबेरी एक फोन हुआ करता था, शायद आपको पता नहीं होगा, आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, मैं आपको ऐसे ही दिखाता हूं, ठीक है। ब्लैकबेरी मेरा ड्रीम फोन हुआ करता था, ब्लैकबेरी फोन। तब एप्पल नहीं चलता था, ब्लैकबेरी चलते थे। मतलब ब्लैकबेरी वॉज द फोन, अभी भी कुछ सेकेंड हैंड बिक रहे होंगे, 999 के हो गए, छी। मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं, ठीक है। ये ऐसे फोन हुआ करते थे जिनके अंदर आधा कीपैड आधा टच हुआ करता था, ये देखो
ब्लैकबेरी वॉज अ लग्जरियस फोन। ब्लैकबेरी ने डिसाइड किया कि हमें प्रीमियम मार्केट पे जाना है, एप्पल ने डिसाइड किया कि हमें प्रीमियम मार्केट पे जाना है। वहीं पे वीवो ने, ओप्पो ने, रेडमी ने, ये सब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे गरीब मतलब लोअर मार्केट में जाना है, गरीब नहीं लोअर मार्केट में जाना है। क्यों? क्योंकि इनका प्रोडक्ट शुरू होता है 5-7 हज़ार रुपये से, खत्म हो जाता है सर 15-20 हज़ार रुपये तक। सैमसंग ने बोला नहीं, मैं सबको कैटर करूंगा, मैं 10 हज़ार का भी फोन बेचूंगा, मैं 1 लाख का भी फोन बेचूंगा। सैमसंग अपना फोन लेके आ गया। आप बात समझो सर, आपके कस्टमर को सिलेक्ट तो आप करते हो ना, समझ रहे हो क्या? मनीष मल्होत्रा अपनी ड्रेस 15 लाख में बेचता है ना भाई, उसको 1500 वाला ग्राहक नहीं चाहिए, 15,000 वाला ग्राहक नहीं चाहिए, 1.5 लाख वाला ग्राहक नहीं चाहिए, उसको 15 लाख वाला ग्राहक चाहिए, 2 करोड़ वाला ग्राहक चाहिए। समझ में आया? यस सर। चलिए, दिस इश्यूज आर इंटरनल इन नेचर, इश्यूज रिलेटेड टू चॉइस ऑफ बिजनेस and its size, product decisions, technologies, factor combination, pricing and scale of promotion, financing, management, investment, inventories areas for operate। मैंने अभी तो आपको पता है ये सारी चीजें इंटरनल इश्यूज है। समझ में आया क्या बेटा? ये सारी के सारी जो चीजें हैं वो इंटरनल इश्यूज है। समझ में आया बेटा? यस सर, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग, एक सेकेंड, कहां गया बेटा? नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। यस, द फॉलोइंग माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरीज डील्स विथ मोस्ट ऑफ दिस इश्यूज। हम लोग किस किस चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं? अच्छा, अकाउंटिंग में मेरा इशू है, आप समझ रहे हो क्या? जिसे मैं कंट्रोल कर सकता हूं, देश को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, वॉर को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, एम्प्लॉयमेंट रेट को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, इन सब चीजों को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, यस सर। चलिए, अब हम क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं सर? हमारे हाथ में, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे बताओ मेरे हाथ में क्या क्या है, मैं इस पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या कंट्रोल कर सकता हूं? सबसे पहली बात, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। सर हमारा मतलब कंट्रोल मतलब हमें क्या क्या देखना है? सर एक बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिमांड एनालिसिस करना एंड फोरकास्टिंग एनालिसिस करना। सर समझते हैं इस बात को? डिमांड एनालिसिस प्रिटेंड द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट, डिमांड फोरकास्टिंग इज द टेक्निक ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट बिहेवियर ऑफ द फैक्टर्स। Accurate forecasting is essential for a firm to enable its produce and required quantities at the right time and arrange well in advance for the various factors of production। सर सबसे पहले अगर आप धंधा कर रहे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। सर सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है सर। हमें हमारे बिजनेस की डिमांड को समझना पड़ेगा, हमें हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा। अगर हमने हमारे बिजनेस के डिमांड, हमारे बिजनेस के प्रोडक्शन, और अगर हमने इन्हें ही नहीं समझा, अगर हम इन्हें नहीं समझ पाए, ओ भैया जी सुनो 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 सुनो, अगर मैं डिमांड ही नहीं समझ पाया तो मैं प्रोडक्शन क्या करूंगा बेटा? बताओ मुझे, अगर मैं डिमांड ही नहीं समझा तो मैं प्रोडक्शन कर पाऊंगा क्या? सोच के देखो। सर डिमांड आपको फोरकास्ट करना पड़ता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठंड आने वाली है, सारी कंपनी अपना वुलन बनाएगी। कितना वुलन बनाएगी किसको पता? मतलब पहले कितना माल बिका था उसके हिसाब से एस्टिमेशन लगाया जाता है और उस हिसाब से आप अपने डिमांड को फोरकास्ट करते हो कि हम इतना माल बेचेंगे। आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी, अब आप 2 मिनट सोचना, ठीक है? वुलन वाली का तो बच जाएगा। आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी है, अब आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी ने सोचा कि यार हम गर्मियों में एक दिन में 1000 लीटर माल बेचेंगे, ठीक है? वो लीटर के सब चलता है, ठीक है? एनीवेज, तो कंपनी ने सोचा हम एक दिन में 1000 लीटर माल बेचेंगे, ठीक है? अब एक दिन में 1000 लीटर माल बेचेंगे, माल बिका सिर्फ 200 लीटर, खराब हो जाएगा। माल की डिमांड आ गई 1500 लीटर, 500 लीटर वाला कस्टमर वापस चले जाएगा। मतलब आपको अपने धंधे का डिमांड समझना पड़ता है, आपका कस्टमर क्या चाहता है। अगर आपको यही नहीं पता है आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, आपको प्रोडक्ट को एनालाइज करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी हो सकती है, उसके हिसाब से आप प्रोडक्शन करोगे, उसके हिसाब से आप सारी चीजें अरेंज करोगे। सर मैं एक बात बताऊं, ट्रस्ट मी सर, आप देखते हो सर्विस इंडस्ट्री वाले लोगों को, सर्विस इंडस्ट्री वाले लोग बहुत चिल है। एक बात समझो, आईफोन 16 इज, मतलब मेरे पास तो आईफोन 16 नहीं, बट आईफोन का जो भी नया मॉडल है 16, इट इज नॉट वे टू सक्सेसफुल एज इट वाज एक्सपेक्टेड। एक सेकंड रुक जाओ गाइस, मैम क्लास में मैं आपको कॉल करता हूँ। हाँ
आप सिर्फ ये समझने की कोशिश करो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। सर लॉजिक 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 सुनना, लॉजिक सुनना, लॉजिक सुनना। सर बहुत सिंपल सी बात है, आपको सारी चीजें समझनी पड़ेगी ना। अगर आप अपने धंधे को नहीं समझ पा रहे, आप अपने प्रोडक्शन को नहीं समझ पा रहे, आप कुछ नहीं समझ पा रहे, तो कैसे काम चलेगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यस और नो? जल्दी बताओ। यस सरकार। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। सर ज्यादा माल बनाओ सस्ता पड़ेगा, कम माल बनाओ ज्यादा महंगा पड़ेगा, है ना? सिंपल सी बात है। तो सर ज्यादा माल बना के रख दो, सस्ता पड़ता है सर। ओ भैया, ओ दादा, ओ चढ़ो। अगर मैं ज्यादा माल बना लूंगा तो भी पंगा है। प्रोडक्शन थ्योरी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। A business economist has to decide the optimum size of output. Given the objective of the firm, he has also to ensure that the firm is not incurring undue cost. भैया हमें कॉस्ट को बचाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, कितना प्रोडक्शन करना है, ये सब सोचना पड़ता है, क्योंकि ये तो सबको पता है हायर द प्रोडक्शन लोअर द कॉस्ट। लेकिन ऐसे तो ना होता भैया, हमें कितना चाहिए। Cost analysis enable the firm to recognize the behavior of cost when variables such as output, time period, and size of plant change. The firm will able to identify ways to maximize profit by producing desired level of output at minimum possible cost. Cost कम से कम रखो, जितना माल बनाना है उतना माल बनाओ। ज्यादा माल बना के रख दिया तो भी पंगा है, कम माल बना के रखा तब भी पंगा है। समझ रहे हो क्या? तो सर आपका प्रोडक्शन का काम क्या है? प्रोडक्शन का काम है आप आइडेंटिफाई करो और उतना माल बनाओ। कॉस्ट का काम है जितने भी माल की जरूरत है उसमें कॉस्टिंग कम से कम आनी चाहिए। सर कॉस्टिंग कम से कम क्यों नहीं चाहिए? अगर कॉस्टिंग कम से कम होगी तभी तो जाके मेरे को प्रॉफिट होगा। सर मेरा जो प्रॉफिट है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉस्टिंग। सर अगर मेरे आप प्रॉफिट को समझोगे तो मेरे प्रॉफिट में क्या है? कॉस्टिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। सर मेरे पूरे प्रॉफिट में कॉस्टिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। Inventory management. Inventory management theory certain to rules that firm can use minimize the cost associated with maintaining inventory in the form of work in progress, raw material, financial goods. Inventory policies affect the profitability of the firm. मतलब एक फर्म प्रॉफिटेबल रहेगी कि नहीं रहेगी, उसकी इन्वेंट्री कितनी है, सब मैटर करता है। आप समझने की कोशिश करो, अगर एक कंपनी है, ठीक है, अगर एक कंपनी ने बहुत ज्यादा माल अपने पास बना के रख दिया इन्वेंट्री, क्या इन्वेंट्री को मेंटेन करने की कॉस्ट नहीं होती है क्या? सिंपल सी बात बताऊं, सिंपल सी, इंडिया का 5% अनाज, गेहूं, चावल, ये सब चीजें चूहे खा जाते। अब आप सोचो इन्वेंट्री इतनी आसान होती तो 5% अनाज जो है वो जानवर मतलब चूहों को तो नहीं खाने देते ना भैया। आपसे एक बार इमेजिन करो, यानी एक बिजनेस के लिए जितना डिमांड फॉरकास्टिंग एनालिसिस है, जितना कॉस्ट प्रोडक्शन, उतना ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी है। बहुत लोग बोलते हैं सर ज्यादा माल बना लो इन्वेंट्री में रख लेना। नहीं, इन्वेंट्री एक्सपायर भी हो सकती है, इन्वेंट्री के साथ दूसरे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। हमें सब देख के चलना भाई, हमारा काम है। पूरी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इन्वेंट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं, मान के चलो आप, पूरी प्रॉफिटेबिलिटी। सर मार्केट structure and pricing policies. Analysis of the structure of the market provide information about the nature and extent of the competition in which, अरे यार क्या है ये, in which the firm have to face. Price theory explain how price are determined under the different kinds of market conditions and assist the firm in framing suitable price policies. भैया हमें प्राइसिंग कैसी रखनी है, हमारा प्रोडक्ट जो है वो किस प्राइस पे जाना चाहिए, कैसे मार्केट में जाना चाहिए, ये सब चीज़ें हमारा प्राइसिंग डिसाइड कर रहा है ना बाबा। अगर प्राइसिंग ही गलत हमने एस्टिमेट कर ली, हमने प्राइसिंग को गलत तरीके से सोच लिया, अगर हम प्राइसिंग को सही तरीके से एस्टिमेट नहीं कर पाए, तब भी पंगा है। हमारा माल कितने में बिकेगा? आपको इसके लिए कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना पड़ता है, आपको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू ऑफरिंग देखनी पड़ती है। इसे बोलते हैं वैल्यू ऑफरिंग, VO, वैल्यू ऑफरिंग। सर वैल्यू ऑफरिंग क्या होती है? वैल्यू ऑफरिंग मतलब आप प्रोडक्ट के साथ क्या दे रहे हो। भैया आईफोन अपने प्रोडक्ट के साथ एक फील दे रहा है, एक अच्छा सॉफ्टवेयर दे रहा है, आप क्या दे रहे हो? सर टेस्ला जो है वो AI कार दे रही है, आप खुद से चल रही ऑटोमेटिक कार दे रही है। अभी उसने और फीचर लॉन्च कर दिया, अभी तो ऐसी गाड़ियां लॉन्च कर रहा है वो जिसमें ड्राइवर ही नहीं होता, मतलब ड्राइवर के लिए स्टेयरिंग तक नहीं होती, वो फुल ड्राइवरलेस पे जा रहा है। ये उसकी वैल्यू ऑफरिंग है। आप समझ रहे हो, सबकी वैल्यू ऑफरिंग अलग अलग है, तो आपकी क्या वैल्यू ऑफरिंग है उसके हिसाब से आपको प्राइसिंग देखना पड़ेगा। रिसोर्स
allocation. Business economics with the help of advanced tools such as linear programming enables the firms to arrive at the best course of action for optimum utilization of available resources. ओ भैया, हर चीज के लिए क्या नई रिसोर्सेज को हायर किया जा सकता है? मान लो मेरे यहाँ पर क्या होता है, मेरा ऑफिस है, सुनना ध्यान से, ठीक है, मेरा ऑफिस है, 2 घंटे टाइपिंग का काम होता है, 2 घंटे कैमरा सेटअप का काम होता है, 2 घंटे टेस्ट कॉपी के ऊपर काम होता है, 2 घंटे पेपर अरेंजमेंट का काम होता है, ठीक है। क्या मैं 4 लोगों को हायर करूंगा क्या? नहीं, 1 को करूंगा, मैक्सिमम 2 को करूंगा, तभी जाके मेरा काम होगा। भैया रिसोर्स को सही तरीके से आपको यूटिलाइज करना है। रिसोर्स अलोकेशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। बिजनेस लोग समझते नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स है, मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूं, बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स है, ये सारे स्टार्टअप लॉस मेकिंग पता है क्यों है? आप किसी भी स्टार्टअप में जाना, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा मूल मंत्र दे रहा हूं, किसी भी स्टार्टअप में जाना जो लॉस मेकिंग होगा उसका सबसे बड़ा खर्चा होगा एम्प्लॉयज का। वो रिसोर्स को मैनेज ही नहीं कर पाते, और उसके बावजूद भी जो काम उन्हें जल्दी करने होते हैं वो जल्दी नहीं होते। स्टार्टअप्स के डूबने के पीछे बिगेस्ट रीजन में से एक है रिसोर्स एलोकेशन। नहीं कर पाते, उनको आता ही नहीं है। वो जरा जरा सी चीजों के लिए बंदे को हायर कर रहे हैं, पूरे बंदे को जरा जरा से काम के लिए हायर कर रहे हैं, और जहां पे बंदे की सच्ची में जरूरत है वहां बंदा हायर ही नहीं हो रहा है। अब आप बोलोगे अरे सर ऐसा हो रहा है, ऐसा थोड़ी होता थोड़ी ना, ऐसा हो रहा है। एक कंपनियां हैं जिनका रेवेन्यू साला 500-800 करोड़ रुपए है, वो एम्प्लॉयज को पैसा बांट रही है 3000 करोड़ रुपए का, 2000 करोड़ रुपए का। कहां से लॉजिक लगा रहे हो यार? धंधे को समझो तो सही। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिसोर्स अलोकेशन को नहीं समझा है। थ्योरीज ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आखिर में पैसा ही तो लगाना है। फॉर मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट द फर्म हैज टू केयरफुली इवेल्युएट इट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अरे पैसा लगाए या ना लगाए, मैं आज एक एआई का सॉफ्टवेयर खरीदता हूं, फॉर एग्जांपल मैं एक एआई का सब्सक्रिप्शन खरीदता हूं। मैं जो एआई का सब्सक्रिप्शन खरीदता हूं ना, वहां पे मैटर करता है कि भैया मैं सही खरीद रहा हूं कि नहीं खरीद रहा हूं। भैया मेरे को अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट सही करना पड़ेगा, एंड कैरी आउट द सेंसिबल पॉलिसीज ऑफ कैपिटल एलोकेशन। Theories related to capital and investment provide scientific criteria for choice of investment projects and assessment of the efficiency of capital. पैसे को वहीं लगाओ जहां पैसा कमा के दे रहा है। सर इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात है, लेकिन सही तरीके से इन्वेस्टमेंट ना कर पाना ये तो अच्छी बात नहीं है। शुभ रात्रि। बात समझ रहे हो क्या? सर इन्वेस्टमेंट, आपको पैसे से क्या चाहिए? आपको पैसे से चाहिए फास्ट ग्रोथ। सर हमें पैसे से फास्ट ग्रोथ क्यों चाहिए? मन में एक सवाल आता है ना, हमें पैसे से फास्ट ग्रोथ क्यों चाहिए? हम क्या करेंगे पैसे से फास्ट ग्रोथ लेके? ओ भैया हो, दादा हो, छोटू, अगर आपने अपने पैसे को समझ ही नहीं पाए, अगर आप अपने पैसे के साथ काम ही नहीं कर पाए तो क्या होगा बताओ मुझे। सर इन्वेस्टमेंट मतलब आंखें बंद करके करना। जो जैसे स्टार्टअप्स को आप देखोगे, कंपनियां खरीदते जाते हैं, सब करते जाते हैं। भैया 100 200 500 करोड़ की कंपनियां खरीदते हैं। जोमेटो, मैं आपको जोमेटो का बताता हूँ, जोमेटो ने जब ब्लिंकिट को खरीदा था तब बहुत ज़्यादा विश्वास रखा गया था दीपेंद्र गोयल के ऊपर, अदरवाइज बोर्ड जो था उनके फेवर में नहीं था इतना ज़्यादा। क्यों पता है? सर जोमेटो खुद लॉस मेकिंग है, उसके बाद वो एक ब्लिंकिट को खरीद रहा है जो भी लॉस मेकिंग है, लेकिन जोमेटो यानी दीपेंद्र गोयल जी के पास इतना दिमाग था, उनको समझ में आ गया था कि यार मैं इसको प्रॉफिटेबल बना लूंगा, मैं इतना बड़ा गेम चेंजर बन जाऊंगा। आप समझ रहे हो? ये होता है गेम। प्रॉफिट एनालिसिस। प्रॉफिट आर मोस्ट ऑफन अनसर्टन ड्यू टू चेंजिंग द प्राइस एंड मार्केट कंडीशंस. Profit theory guides the firm in measurement and management of profits under the conditions of uncertainty. Profit analysis is also immensely useful in the future profit planning. देखो भैया, धंधा वही जो पैसा कमाए, अपने को तो इतना ही समझ में आता है। धंधा वही होता है जो पैसा कमा सकता है, धंधा वही होता है जो पैसा बना सकता है, धंधा वही होता है जिसके पास पैसा होता है, जो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट नहीं तो धंधा नहीं। अब अगर प्रॉफिट एनालिसिस नहीं तो प्रॉफिट कहां से आएगा? समझो आपका कौन सा सेक्शन बिजनेस में प्रॉफिट दे रहा है, कहां से आप प्रॉफिट कर पाओगे। प्राइस को बढ़ाने से क्या होगा, प्राइस को घटाने से क्या होगा। अभी नेटफ्लिक्स ने एक चेंज किया। पहले नेटफ्लिक्स का 199 वाला मॉडल नहीं आता था, सिंगल फोन में यूज करने के लिए शायद नेटफ्लिक्स लेके आया 199 रुपीज़ का। वो लेके आया ना, पता उससे क्या फ़ायदा हुआ? उससे फ़ायदा ये हुआ कि लोगों ने फ़ोन के लिए अपने लिए खरीदने लगे 199 वाला। अमेजॉन का प्राइम सब्सक्रिप्शन जो होता है ना, देखो नेटफ्लिक्स के साथ से वीडियो लेक्चर्स मतलब वीडियोज़ मिलेंगे। अमेजॉन प्राइम पता है लोग ज़्यादा क्यों खरीद लेते हैं?
क्योंकि उसके साथ दो फायदे, पहला अमेजोन पे फ्री डिलीवरी, फास्ट डिलीवरी, सब कुछ, और वीडियोस और मूवीज भी। समझ रहे हो? आपको आपकी प्राइसिंग को, आपकी सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। रिलायंस धर्मा प्रोडक्शन, यानी जो करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस है, उसको खरीदने के बारे में सोच रहा है, धर्मा प्रोडक्शन को सोच रहा है। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि यार मुझे अपना स्टूडियो सेटअप करने में, मुझे अपनी सारी चीज़ें सेटअप करने में ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा, स्टैब्लिश को खरीद लेता हूँ। लेकिन आखिरी चीज आती है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। बिजनेस फर्म्स जनरली ऑपरेट अंडर अ कंडीशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. Analysis of risk and uncertainty helps the business firms arriving at efficient decisions and in formulating plans on the basis of past data, current information and future prediction. मतलब एक बिजनेस जो होता है ना बेटा, वो रिस्क, देखो सुनो 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 सुनो, गंदा है पर धंधा है, ये धंधा है तो रिस्क है। वो बोलते हैं ना कि रिस्क है तो इश्क है ना? तो भैया जी सुनो मेरी बात, एक बिजनेस में ना बिना रिस्क के बिजनेस नहीं चल सकता। मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, तुम घर के बाहर निकल रहे हो तो भी रिस्क है, घर में बैठे हो छत गिर जाएगी वो भी रिस्क है। बिजनेस में बस आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो। मैं ये नहीं, मतलब बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि यार आज नींद में से उठे 1 करोड़ रुपए लगा दिए कि चलो 1 करोड़ रुपए लगाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, बिजनेस मतलब कैलकुलेटेड रिस्क। वो रिस्क लो जहां पर आप कैलकुलेशन कर पा रहे हो, वो रिस्क लो जहां पे आपको लगता है कि रिटर्न आएगा। कैपिटल को वहां लगाओ जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, कैपिटल को वहां लगाओ जहां प्रॉफिट की उम्मीद हो सकती है। ठीक है? सो आज हम लोगों ने थोड़ा सा बहुत सारे पॉइंट्स करे हैं। कल सबसे पहले मैं ये सारे पॉइंट्स रिवाइज करवाऊंगा, फिर इसके ऊपर एमसीक्यू लूंगा, फिर हम इस यूनिट को कल खत्म करेंगे। यानी चैप्टर 1 की यूनिट 1 कल हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है? सो कल मिलते हैं बेटा सेम समय पे, है ना? आज के लिए इतना रखते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, यू गाइस, मिलते चलो, बाय बाय। एक बार और नज़र घुमा लेना, थोड़ा सा नोट्स को पढ़ते रहो। कल बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि हम क्या ये नोट्स खरीद सकते हैं? यस, आप खरीद सकते हो। यू कैन विजिट ऑन ekagrita.co.in और अड्डा 247, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ, एंड यू कैन गेट द बुक्स देयर, है ना? चलिए आज के लिए रखता हूँ, बाय बाय, टेक केयर गाइस। एक बार पढ़ लो, कल पहले रिवाइज करवाऊंगा, फिर एमसीक्यू लूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।